सुबह से हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपराधी कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अस्पताल जब उसे लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। अपराधी को मौत मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या अपराधों पर मौत का पर्दा यह डाला गया है? इस पर चर्चा करेंगे। सुबह से हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपराधी कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अस्पताल जब उसे लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके इर्द गिर्द आज पूरे देश की सियासत घूम रही है। खास बात यह भी है कि विकास दुबे को राजनीतिक लोगों ने ही ऐसा बनाया जो उसने पुलिस पर हमला करने तक की हिम्मत की। चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी दल में कम तो किसी में ज्यादा दागी नेता हर दल में हैं और प्रमुख चेहरे भी हैं, और समाज के लोग समाज में बढ़ते अपराध के लिए उन्हें ही जिम्मेदार भी मानते हैं। खैर, विकास दुबे जिसने पुलिस के 8 जवानों की हत्या की है, उसका सफाया करने के लिए यूपी पुलिस के मुखिया ने 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन 8 दिन बाद उसका एनकाउंटर किया गया, और एनकाउंटर भी ऐसा जो अब सवालों के घेरे में है। इसलिए विपक्ष ने योगी सरकार की घेराबंदी कर ली है और हर तरफ से सवाल यही कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। इस मामले की जांच हो और जांच भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की जा रही है। कानपुर मुठभेड़ के बाद जो हुआ वो कैसे हो गया, ये सवाल हर किसी के मन में है, और इसके अलावा और भी कई सवाल, क्योंकि विपक्ष ने योगी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश तक कह दिया है। और जो रवैया इस दौरान पुलिस का देखने को मिला है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर सभी सील कर दिए गए थे और उसके बावजूद भी विकास दुबे लगातार 8 दिनों तक चकमा देता रहा पुलिस को, लगभग 7 दिनों तक चकमा देता रहा, और उसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर के उसकी गिरफ्तारी होती है। तो लगातार जिस तरीके से अब सवाल उठाए जा रहे हैं यूपी की योगी सरकार पर, और तमाम ट्वीट करके विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां तक कि उमा भारती, जो कि बीजेपी की ही नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर हालांकि यूपी पुलिस को बधाई दी है, उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी है, लेकिन कुछ सवाल भी उन्होंने उठाए हैं कि आखिर वो उज्जैन तक कैसे पहुंच गया, वो महाकाल परिसर में कितनी देर तक रहा, और उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा तब भी उसको कोई पहचान लेता, लेकिन उसको पहचानने में इतना टाइम कैसे लग गया। जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है, और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है,
सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है। संगठित अपराध, नाजायज हथियार, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, महिला अपराध, इनका चारों ओर बोलबाला है और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपराधियों की दासी। देखिए, कुछ एसओपीज होती है जब आप एक अपराधी को ले जाते हो। अपराधी को गाड़ी के बीच में बिठाया जाता है, तो गाड़ी अगर पलट जाए या एक्सीडेंट हो या गाड़ी अगर खराब हो जाए तो अपराधी भाग नहीं सकता। विकास दुबे एक अनफिट आदमी था, उसका एक बड़ा पेट था। किस तरह से उसने फिट पुलिस वालों को एक पलटी हुई गाड़ी से धक्कलकर बाहर निकला। दूसरी बात, हर विकास दुबे का जो साथी था और विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश पुलिस की बंदूक खींच लेता है। बंदूक जो होती है पिस्टल, ये बेल्ट को अटैच होती है एक रस्सी द्वारा, तो पिस्टल कैसे हाथ में आ गई? क्या पिस्टल लॉक नहीं थी? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो गाड़ी है वो एक अच्छे सड़क पर कैसे टॉपल हो गई। गाड़ी थी महिंद्रा TUV 300, महिंद्रा की SUV। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो आखिरी तस्वीर आई विकास दुबे की, वो एक टाटा सफारी गाड़ी में आई। तो फिर गाड़ी क्यों बदली गई? और एक अच्छे सड़क पर महिंद्रा की SUV पलट गई। बाकी जो एस्कॉर्ट कार में पुलिस वाले थे वे क्या कर रहे थे? इससे साफ साबित होता है कि विकास दुबे को इसलिए मारा गया क्योंकि सरकार डर रही थी। इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। कानून ने अपना काम किया है। आईडी नीचे बिल्कुल नहीं। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर गया, आज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। पकड़ो उसको। तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, सर आईडी नीचे का। लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए अब वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं जिसमें लगातार विपक्ष जो है वो योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। और राहुल गांधी का ये ट्वीट कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू उसने रख ली है। तो और उसके बाद लगातार जिस तरीके से ट्वीट के जरिए विरोधी दलों के नेताओं ने लगातार आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। प्रियंका गांधी ने भी ये सवाल उठाए हैं और दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है यूपी की सरकार पर। और मायावती पूर्व CM रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही है। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं और मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणी की है। तो लगातार विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और जिस तरीके के सवाल उठाए गए हैं, उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट, डेड मीन टेल नो टेल्स, यानी कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल सकता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है, यहां तक कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। और योगी सरकार आज भी सवालों के घेरे में है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। और जिस नेता ने सवाल उठाए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, हमने कोशिश की है वो तमाम बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए। और खासतौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती, उन्होंने इस पूरे मामले पर 3 अहम सवाल उठाए हैं। वो उज्जैन तक कैसे पहुंच गया, महाकाल परिसर में वो कितनी देर तक रहा और उसका टीवी पर चेहरा इतना दिखाया जाता रहा, लेकिन फिर भी उसको पहचानने में इतनी देरी आखिरकार कैसे हो गई। तो ये कई अहम सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए।
इस पूरे मामले में क्या कुछ कानूनी पहलू है और किस तरीके से जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं जो लोग, वो कितने सही हैं और एनकाउंटर किया जाना कितना सही है, इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। कमलेश जैन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। कमलेश जी, किस तरीके से देखती हैं इस पूरे एनकाउंटर वाले घटनाक्रम को, क्योंकि जितने भी उसके साथी थे उनका भी एनकाउंटर किया गया और आखिर में जब सरेंडर भी कर दिया अपराधी ने, तो उसके बावजूद उसका एनकाउंटर किया जाता है, या फिर जिस तरीके से जो वारदात यूपी पुलिस की तरफ से बताई गई है कि उसने गाड़ी पलटी और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पिस्टल भी छीन ली और उससे हमला करने की कोशिश की, उसके बाद सेल्फ डिफेंस में ये एनकाउंटर किया गया है जी। क्या कुछ लगता है आपको? जी, इस केस में जैसा कि मैं देख रही थी कुछ चैनल्स पर जी, उसका पीछा चैनल्स वाले मीडिया भी कर रहे थे। जी, जी, मीडिया जो है वो अंतिम 15 मिनट में पीछे छूट जाता है, क्योंकि बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक दिया है उनको। जी, तो 15 मिनट के अंदर में ही ये घटना घटी है। जी, गाड़ी भी उसकी बदली गई है कई बार। जी, तो कहना मतलब एग्जैक्टली कहना मुश्किल होगा कि क्या हुआ था। वो बहुत दुर्दांत अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, काफी अपराध उसने किए थे जी, और बिल्कुल बोल्डली करता था, बहुत लोगों से कनेक्शन था उसका। जी, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में जब गाड़ी पलट गई होगी जी, तो उस समय उसने भागने की कोशिश हो सकता है की होगी, जी, हो सकता है नहीं भी की होगी। जी, ये एक मिस्ट्री ही है अभी। जी, जब कुछ और बयान आएंगे पुलिस वालों के, जी, तब बात क्लियर होगी, तब ढूंढा जा सकेगा कि सच क्या हो सकता है, झूठ क्या हो सकता है। इसमें भागने की कोशिश कर भी सकता है, भागने में उसको गोली मारी भी जा सकती है, लेकिन कुछ डाउट भी क्रिएट होते हैं। जी, जैसे कि मान लीजिए भाग रहा है, तब गोली मारी गई है, तो छाती पर ही 3 गोलियां लगती हैं उसके। जी, बिल्कुल, ये एक डाउटफुल कह सकते हैं कि बात है कि यदि पीछे से भी एक आध गोली लगनी चाहिए थी। जी, सारी गोली सामने से ही लगी है जी। लेकिन तो कमलेश जी, इसमें मैं कानूनी पहलू जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है वो कितना जायज है और कितना सही है, और अगर आगे जिस तरीके के अब जो सवाल सामने आ रहे हैं, मानव अधिकार आयोग के पास भी यह मामला पहुंच चुका है और हो सकता है कोर्ट में भी यह मामला पहुंच जाए, तो इस पर कहां घिर सकती है यूपी सरकार और यूपी की पुलिस? एनकाउंटर्स हमेशा इलीगल होते हैं जी, लॉ इसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यदि पुलिस ये कह देती है और वो उसको प्रूव भी कर लेती है कि सेल्फ डिफेंस में मारा गया था, जी, तब ये एनकाउंटर सही होगा। क्योंकि इसके जस्ट पहले की हिस्ट्री है, 6-7 दिन पहले की ही, कि उसने 8 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था जी, और उसने इतना कन्फेस किया था कि वो 5 लोगों की लाश को जला करके और कुएं में फेंक देना चाहता था जी। तो वो बहुत ही दुर्दांत किस्म का अपराधी था जी। तो उससे डर भी हो सकता था कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, यदि इसने कुछ छीन भी लिया है तो मार सकता है हम लोगों को भी। तो सेल्फ डिफेंस ही एक ऐसा पॉइंट है पुलिस के पास कि वो बच सकते हैं। ये एनकाउंटर उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस में करने का राइट है पुलिस को जी, बिल्कुल, किसी आम आदमी को भी है। लेकिन कमलेश जी, अगर ये मामला कानूनी पचड़े में फंसता है तो पुलिस की तरफ से किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा? क्योंकि लगातार ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर अपराधी ने सरेंडर किया तो वो भागने की कोशिश क्यों करता, और अगर अपराधी को इतनी दूर से गाड़ी में लाया जा रहा था तो अचानक से एक अच्छी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत रास्ते पर आखिरकार कैसे पलट गई? गाड़ी बहुत तेज हो तो पलट सकती है, बहुत ही दुर्दांत अपराधी हो तो उसको मीडिया से बचने के लिए लोग तेज भगा सकते थे जी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जी। और पुलिस ये प्रूव कर भी सकती है कि सेल्फ डिफेंस में वो मारा गया था जी। यदि पुलिस अपनी सेफ्टी के लिए, चूंकि अभी बहुत दिनों पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 6-7 दिन पहले ही उसने 8 पुलिस लोगों को मारा है जी। बिल्कुल, 8 पुलिस ऑफिसर्स को मारा है ना भाई जी जी जी, बहुत बुरे तरीके से मार दिया है बिल्कुल। तो उन्हें भी डर लग सकता है, वो ये कह सकते हैं, वो ये डिफेंस ले सकते हैं कि हमें भी खतरा था जान से मारे जाने का, वो इतना खतरनाक अपराधी था, हमें भी डर लगा था जी। कमलेश जी, पिस्टल छीन ली थी और वो फायर कर रहा था जी, तो ये खतरा उनको हो सकता था। तो ये बहुत ही, जिसको कह सकते हैं टाइट रोप
पर चलने वाली बात है कि पुलिस के ये फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट में भी जा सकता है। डेफिनेटली कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस तरह का एविडेंस कोर्ट में आएगा उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। जी कमलेश जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के सामने जो कानूनी जो भी अब गतिविधियां हो सकती हैं आगे की, उनके बारे में भी चर्चा की है। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे रहने वाला है। डॉक्टर इंदुकांत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। डॉक्टर इंदुकांत जी, जिस तरीके से अपराधों पर यह मौत का पर्दा कहीं ना कहीं डाला गया है और इस पर तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी ने, यूपी के डीजीपी ने खासतौर पर यह कहा था कि 48 घंटे में सफाया कर देंगे अपराधी का, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिनों तक अपराधी उन्हें चकमा देता रहा और बावजूद इसके, क्योंकि वहां पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए थे, उसके बाद भी अपराधी उज्जैन तक आखिरकार कैसे पहुंच गया? क्या यूपी पुलिस पूरी तरह से भीतर से खोखली हो चुकी है? नहीं जितेंद्र जी, खोखला होना तो नहीं उचित रहेगा हमारे ख्याल से कहना, लेकिन देखिए इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था 1991 में, ऐसा अपराधी जिसके खिलाफ कोई कभी गवाही नहीं दे सकता था, लोग डरते थे। और हमारे समाज में जब सिस्टम करप्ट हो जाता है और जब पुलिस वाले ही अपराधियों के साथ साठगांठ कर लेते हैं, पॉलिटिकल लोग साठगांठ कर लेते हैं, ऐसे में आम जनता अपनी जुबान नहीं खोलती है डर से। और आप ये देखिए कि इसका जो बैकग्राउंड था कि जितने भी सत्ताधारी दल रहे थे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो चारों मुख्य राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, सबसे इसने अपने जुड़ाव रखे थे। तो ये देखिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जो पहले कहा जाता था कि क्रिमिनल्स का राजनीतिकरण होता था, अब तो मैं ये कहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। तो ये इससे बड़ा एग्जाम्पल इसका नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक अपराधी को भागने में कितने लोगों ने अंदर खाने से मदद की होगी, कितने पॉलिटिशियंस ने मदद की होगी, कितने अधिकारियों ने मदद की होगी। तो इसमें सिर्फ पुलिस को एक पकड़ के कहना कि ये व्यवस्था शायद खोखली हो गई हो, ये शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि भागने में उसके तमाम लोगों ने, आप देखें एक कुछ अधिवक्ताओं ने अपनी गाड़ी लेकर उसको वहां उज्जैन तक पहुंचाया। अब आप देखें कि किसी अधिवक्ता की कभी अगर जांच की जाती है तो वो कितने उतावले हो जाते हैं, कितने बवाल हो जाते हैं जगह जगह पर देश में। और अधिवक्ता की गाड़ी का उपयोग कर वो उज्जैन पहुंच गया, आखिर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यही सवाल है डॉक्टर इंदुकांत जी, यही सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अपराध का प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को बता दिया है और तमाम सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग भी की जा रही है। तो क्या लगता है, क्या यूपी सरकार इस ओर कदम उठाएगी? क्या इस पूरे मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच होगी? हालांकि विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी यूपी सरकार की तरफ से? देखिए जांच तो 100% करवाया जाएगा जी। और अगर जांच नहीं होगा तो मैंने तो देखा है बहुत से ऐसे मैटर्स आते हैं जब जी। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मैटर्स में उच्च स्तरीय जांच या न्यायिक जांच के आदेश देते हैं। लेकिन इसमें देखिए दो बातें हैं जो न्यायालयों को और हमारी न्याय व्यवस्था को भी देखना होगा। महाभारत में एक प्रसंग में कहा गया है कि आत्ताइनम आयांतम हन्या देवा विचार्यन। अगर आतंकवादी या इस जंग का नृशंस प्रकृति का व्यक्ति हाथ में आता है तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। लेकिन चूंकि न्याय व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ का शासन होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये देखिए न्यायालयों को भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार जब नवंबर 2019 में पिछले वर्ष इसी तरह से हैदराबाद में गैंग रेप के आरोपियों को 4 को पकड़ा था पुलिस ने, तो उनको अर्ली मॉर्निंग में ले जाकर के उनका इनकाउंटर कर दिया गया था और बताया गया था कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही थी। और वही यहाँ भी होता है। इसके पीछे मूल कारण देखने की बात है जितेंद्र जी। देखिए कि न्यायिक व्यवस्था में पिछले 30 वर्ष से इस विकास दुबे जैसे अपराधी को आज तक एक भी मैटर में प्रॉपरली सजा नहीं दी गई। इसकी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? क्योंकि कोई भी गवाही नहीं दे पाता था। पूरे सिस्टम में इस तरह से दिमक लग गया है। आज तो भी लगा होगा कि मैं इसके हमेशा खिलाफ हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस अपने हाथ में कानून ले ले, लेकिन आखिर हमारे न्यायिक व्यवस्था ऐसे अपराध को के खिलाफ न्याय
क्यों नहीं होता है? आखिर गवाहों को संरक्षा देने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती है? तो ऐसे में न्यायिक जांच तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम पे सवाल उठता है हमारी न्यायिक व्यवस्था के कि आखिर पुलिस को इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। मोहम्मद इतियाक बसपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इतियाक जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर इंदुकांत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तमाम आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उसकी कॉल डिटेल खासतौर पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक की जाए, क्या कॉल डिटेल या इस तरीके की कोई भी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के भी नाम उसमें सामने आ रहे थे कि उनकी भी वो भी उसको संरक्षण दे रहे थे और उनकी तरफ से भी, जैसा कि आपने बताया ही है कि जो जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में वो सभी वहां पर जाते थे और विकास दुबे का इस्तेमाल सभी दलों ने आखिरकार किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से अब निकल करके सामने आ रहा है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं का नाम उसने लिया था पूछताछ में, तो क्या सारी जो जानकारियां हैं वो सार्वजनिक की जाएंगी यूपी सरकार की तरफ से या की जानी चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए जी। देखिए, जो एक डिमांड आ रही है कि सीडीआर उसकी सामने लाई जानी चाहिए जी। अगर सीडीआर एक बार सामने लाया जाए तो आजकल तो डिजिटल जमाना है जी, ये डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें, उसके लोकेशन कहाँ थे, जब वो फरार हुआ वहां पे उस दिन 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद तो कहाँ ठहरा, उसका ट्रेस किया जाएगा। जब भी उसको रिलोकेट किया जाएगा तो किसके किसके घर पे रुका, किन किन रास्तों से भागा, किसने उसकी मदद की, ये निश्चित तौर पे अगर उसको इस तरह का एनकाउंटर नहीं हुआ होता और उससे अगर उचित ढंग न्यायिक व्यवस्था के तहत पूछताछ की गई होती तो ये बातें बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती थी। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की चीजों का या उसके कॉल डिटेल्स निकाल करके हम लोग बहुत सी चीजों को पकड़ सकते हैं और उसकी कितने लोगों से संबंध रहे पिछले 25-30 वर्षों में और कितनी घनिष्ठता थी, इस सब का पता चल सकता है। और मैं एक बात पे और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि इस मैटर में बार बार मीडिया में भी और राजनीतिक लोग ध्यान दिला दे रहे हैं कि एक मंत्री स्तरीय व्यक्ति को, राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति को, उसकी वहीं पे लोकल थाने में, थाने के भीतर विकास दुबे ने गोली मार के हत्या की थी, जिसके बाद से इसकी नृशंसता और इसकी। डॉक्टर इंदुकांत जी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, माफी चाहूंगा आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया है। यह बड़ी खबर, अंतिम संस्कार के समय मौजूद थी विकास की पत्नी और वहां पर उसका बेटा भी मौजूद रहा और दूसरे रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। हालांकि जो खबर निकल करके सामने आ रही है, कानपुर के भैरव घाट पर अंतिम संस्कार विकास दुबे का किया गया है। जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, आज उसका एनकाउंटर हुआ और अब अंतिम संस्कार भी उसका हो गया है। उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी पत्नी वहां पर मौजूद रही और उसका बेटा भी वहां पर मौजूद रहा। हालांकि जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि उसके पिता वहां पर मौजूद नहीं हुए। अपने बेटे के अंतिम संस्कार में पिता विकास दुबे के वहां पर नहीं पहुंचे। विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतिम संस्कार के समय उसकी पत्नी वहां पर मौजूद रही और दूसरे रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच कानपुर के भैरव घाट पर अंतिम संस्कार विकास दुबे का किया गया है। विकास दुबे जो कि एक खूंखार अपराधी, दुर्दांत अपराधी, उसका एनकाउंटर आज यूपी पुलिस ने किया और अब अंतिम संस्कार भी उसका हो गया। चलिए, चर्चा लगातार जारी है और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ हरिभान यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। हरिभान जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हरिभान जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की कॉल डिटेल्स भी जारी की जाएं और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार गिरने से, सरकार पलटने से कहीं ना कहीं बच गई है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर आप और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है और क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, हमारी यही है कि जो हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विकास दुबे की कॉल डिटेल उसको जनता के सामने, न्यायालय के सामने हाजिर किया जाए। जी। इनसे किस किस भाजपा के नेताओं से या जो
आरोप लग रहे हैं कि सभी पार्टियों से इनके संबंध थे, वो उजागर किए जाएं। समाजवादी पार्टी तो इस बात को सबसे पहले और प्रमुखता से कह रही है कि विकास दुबे के संबंध किससे थे, ये बात किससे करते थे, इनका संपर्क किससे था, ये सरकार जानती है। सरकार को ये बात पता लगानी चाहिए और न्यायालय के समक्ष इसको रखना चाहिए। इससे सभी चेहरे बेनकाब होंगे, इसमें किसी से छुपे होने की कोई बात नहीं है। जी हरिभान यादव जी, तमाम आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। आपके नेताओं ने वहां पर उनको चुनाव भी लड़वाया है और विकास दुबे की पत्नी की अगर बात की जाए तो वो आपकी ही चुनाव चिन्ह पर उसने चुनाव भी लड़ा है और तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पर भी हैं। नहीं, देखिए, आज अखिलेश यादव जी ने ये बात को कहा है कि ऐसा है कि 2015 में अगर कोई समाजवादी बुलेटिन जो पत्रिका है उसकी कोई सदस्यता ले लेता है या आजीवन सदस्यता की रसीद ले लेता है, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है समाजवादी पार्टी के आजीवन मेंबर हैं या जो है उनको समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मीडिया के साथियों से या अन्य किसी दल के जो लोग हैं वो ये बताएं कि किस समाजवादी पार्टी के नेता के साथ विकास दुबे के परिवार का संबंध था और कौन उनको सपोर्ट करता था। कोई नाम बता सकता है, कोई फोटो दिखा सकता है? भाई, जिला पंचायत स्तर का चुनाव निशान पर नहीं होता उत्तर प्रदेश में। तो वो जो है उन्होंने अगर और एक चीज और 2015 के जिस चुनाव की बात हो रही है उस सीट से, उस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से दूसरी महिला प्रत्याशी लड़ी थी, ना कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लड़ी थी। तो वो जो एक मान लीजिए रसीद आ गई है, ठीक है, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग उसको जो है समाजवादी पार्टी से आके कंफर्म करवाएं कि वो रसीद अपनी पार्टी से कंफर्मेशन आप खुद भी करवा सकते हैं हरिभान जी। हम तो कह रहे हैं जी कि वो जो है अब कंफर्म किया जाएगा। अभी वो जांच उसके बारे में स्थानीय नेताओं से कब तक पूछेंगे आप, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब से मामला शुरुआत में आया था तभी से समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लग रहे हैं। उसकी मां ने खुद कहा है मीडिया के सामने कि वो समाजवादी पार्टी में है। देखिए उनकी माताजी ने कुछ कहा है, उनके पिताजी ने कुछ कहा है जी। ये जो है किसी बात का जो है साक्ष्य है, ये मौजूद है कि 2015 में उस सीट से, उस जिला पंचायत के क्षेत्र से दूसरा प्रत्याशी लड़ा था। ये आप पता कर लीजिए। और जिला पंचायत के चुनाव के अतिरिक्त और उनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आरोप नहीं है। अगर ये बातें बार बार लोग कहें कि समाजवादी के नेता थे या ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनकी पत्नी का नाम आया, यहाँ तक कि विकास दुबे का कोई नाम नहीं आया है। और विकास दुबे की फोटोएं, विकास दुबे का संबंध अन्य पार्टियों के नेताओं से और वर्तमान की सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ आया है, ये आप देख सकते हैं। जी डॉक्टर इंदुकांत जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को खुद को पाक-साफ बता रही है, क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे बड़े नेता नहीं हैं जिनका ऐसा इतिहास रहा है अपराध से जुड़ा हुआ? देखिए, इस ढंग से अपने दामन बचाने की कोशिश से कोई लाभ नहीं होता है। हकीकत यह है कि जो संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जिसके बाद चर्चाओं में बहुत तेजी में आए थे विकास दुबे, उनकी हत्या के बाद जब उनके मैटर में ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल कोर्ट में उत्तर प्रदेश में कानपुर में, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आज आपने देखा होगा कि संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था, संतोष शुक्ला थे वो। उसके बाद संतोष शुक्ला के भाई ने आज बयान दिया है कि सारे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, किसी ने गवाही नहीं दी, सबने अपने गवाही बदल दिए। उस दौरान वो एसएसपी से लेकर तत्कालीन डीएम, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, सभी के पास वो दौड़े, सभी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे भाई के मर्डर में प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए, गवाहों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से केवल पल्ला झाड़ लेने से, अपराधियों से या अपराध से बात नहीं बनती है। और ये देखना पड़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो 2007 से 2012 की, उन लोगों ने इस आतंकवादी के खिलाफ, इस अपराधी के खिलाफ कितने एक्ट्स में कार्रवाई की, कब इसकी गिरफ्तारी की। कम से कम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने उसको 2017 में सरकार बनने के बाद गिरफ्तार तो किया था, अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस पार्टी गई थी जब उसने घर से हमला किया। तो इस तरह से पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनती है। जी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की। हरिभान यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम मांग की जा रही हैं और तमाम आरोप यूपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में निकल करके जो सामने आता है कि कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, किसी का भी दामन साफ नहीं है और सभी के दामन में कहीं ना कहीं अपराध का दाग जो है वो लगा हुआ है। और इसीलिए आज
यह कहा जा रहा है कि विकास दुबे की मौत अपराधों पर मौत का पर्दा है और कई लोग ऐसे जो बेपर्दा हो जाते, जिनका जो समाज है वो कहीं ना कहीं बहिष्कार कर सकता था, और जिस तरीके से ऐसे अपराध करने वालों को पाला परोसा जाता है राजनीतिक संरक्षण में, ऐसे कई राजनेताओं का, कई बड़े चेहरों का खुलासा हो सकता था। और ये तमाम आरोप और तमाम आशंकाएं आज हर समाज के, हर नागरिक के एक जहन में यह सवाल जरूर है कि अपराधों पर मौत का पर्दा कहीं ना कहीं इस विकास दुबे का एनकाउंटर करके मौत का जो पर्दा है वो डाला गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सुबह से हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अपराधी, कुख्यात अपराधी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार मारा गया। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अस्पताल जब उसे लाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।